वेलकम बैक टू दिवांस बायोलॉजी। इस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की वीडियो सीरीज में हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है और हमने रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली दो वर्ड से बना है, ग्लाइकॉन और लाइसिस। ग्लाइकॉन का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ शुगर जो है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, इसलिए सारे लिविंग सेल्स जो हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, बिकॉज लिविंग सेल्स जो हैं वो या एनारोबिक होंगे या एरोबिक होंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा ही सिर्फ प्रोसेस है जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस आती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती हैं, जहां पे उनको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। आज हम ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे इज नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। ई से एमडेन, एम से मेयरहॉफ, पी से परनास, इसलिए हम उसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। पर ग्लाइकोलाइसिस में ईएमपी पाथवे जो है वो सबसे कॉमन पाथवे है, उसके साथ दूसरे भी पाथवे होते हैं। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दूसरे पाथवे से भी मूव कर सकता है आगे, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज्ड पाथवे जो है वो ईएमपी है। दूसरे पाथवे कौन से हैं? ईडी पाथवे। ईडी इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। ई से एंटनर, डी से डुओड्रॉफ। और इसका थर्ड काइंड ऑफ पाथवे जो है दैट इज एचएमपी पाथवे। एचएमपी मीन्स हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाथवे जो है वो ईएमपी पाथवे होता है। ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होता है साइटोसोल में। साइटोसोल मीन्स साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल्स। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स होते हैं। मेन 10 स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर वो पायरुविक एसिड बनाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स हैं उसमें से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, those first 5 steps are known as glucose activation phase, and the next 5 steps they are known as energy releasing phase or payoff phase. So let us start with the detailed mechanism of glycolysis. सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज gets converted into glucose 6 phosphate. वो फॉस्फोराइलेट होता है to glucose 6 phosphate. Glucose is a 6 carbon compound, right? 1 molecule of glucose gets phosphorylated into glucose 6 phosphate with the help of enzyme hexokinase. काइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि वो फॉस्फेट ऐड करता है। हर एंजाइम के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो हमें याद रखना चाहिए। In the next step, glucose 6 phosphate gets converted into fructose 6 phosphate. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। This process is catalyzed by phosphohexoisomerase. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब आइसोमर्स जो होते हैं, अगर आइसोमर बनते हैं तो वो आइसोमरेज एंजाइम उनको कैटेलाइज करता है उस रिएक्शन को। इन द नेक्स्ट स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, राइट? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो उसमें क्या होगा? एटीपी विल गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। और इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है दिस इज नोन एज पेस मेकर ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस। पेस मेकर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द हार्ट बीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से इसको पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहा गया है। एज वेल एज दिस स्टेप इज रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप जो होते हैं वो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं पूरे प्रोसेस को। दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ एटीपी, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट splits into 2 compounds. सबसे पहले तो ग्लूकोज was 6 carbon compound, glucose 6 phosphate is also 6 carbon compound, fructose 6 phosphate is also 6 carbon compound, fructose 1,6 bisphosphate is also 6 carbon compound, right?
अब फ्रक्टोज 616 बिसफॉस्फेट जो है वो स्प्लिट होगा 2 ट्रायोजेस में, मींस 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ये कार्बन कंपाउंड्स ना इंटरकन्वर्टिबल हैं, G3P एंड DHAP, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं, और DHAP इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज हो रहा है आल्डोलेज एंजाइम से। अब आल्डोलेज एंजाइम क्या करता है? आल्डोलेज एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूल को, आल्डोल मॉलिक्यूल को, फ्रक्टोज इज एन आल्डोल मॉलिक्यूल, इसको कन्वर्ट, स्प्लिट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स में। ये फंक्शन होता है आल्डोलेज एंजाइम का। और यहाँ पे जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन जो हो रहा है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज से हो रहा है। क्यों आइसोमरेज से? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। करेक्ट। अभी तक के जो हमारे स्टेप्स हुए, ये स्टेप्स जो थे इनको हम कहते हैं ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। इसके बाद के जो स्टेप आएंगे उसमें एनर्जी पे ऑफ होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन कंपाउंड था तो 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड था तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बने। राइट। नाउ 3 कार्बन कंपाउंड जो बना है ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो रिमूव करता है हाइड्रोजन एटम्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शंस। ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं इन सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज इन, यहाँ पे इन दिस स्टेप NAD is reduced to NADH and H+. Right? Now the next step is 1,3-bisphosphoglyceric acid. It is catalyzed by the enzyme phosphoglycerate transphosphorylase to form 3-phosphoglyceric acid. Transphosphorylase enzyme है, इसका क्या काम है? It catalyzes the transfer of phosphate group from one compound to another. This phosphorylation is a substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation means formation of or synthesis of ATP directly from the metabolites. यहाँ पे ATP का synthesis हुआ है ना, it is directly from the metabolites, इसलिए इसको हम substrate level phosphorylation कहते हैं। ये important है, इसको आपको note down करना चाहिए कि यहाँ पे इस स्टेप में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 3-phosphoglyceric acid gets converted into 2-phosphoglycerate, ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। राइट। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो फॉस्फेट ग्रुप था जो 3rd पोजीशन पे था वो कन्वर्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है 2nd पोजीशन पे। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब आपको इसमें म्यूटेज एंजाइम का रोल समझ में आ गया होगा कि इट शिफ्ट्स द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द सेम मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 2-phosphoglycerate gets converted into phosphoenol pyruvate. ये क्या है? दिस इज phosphoenol pyruvate। इसमें जो रिएक्शन है वो इनोलेज एंजाइम उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। इनोलेज एंजाइम का क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conversion of 2-phosphoglycerate, reversible conversion of 2-phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate in glycolysis and gluconeogenesis. Now the last step is phosphoenol pyruvate gets converted into pyruvate. The enzyme which catalyzes this reaction is pyruvate kinase enzyme. यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो मैंने आपको पहले समझा दिया क्या होता है। तो यहाँ पे ये 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। Why 2? बिकॉज यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो गए थे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bisphosphoglyceric acid और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल 2 NADP will get converted into 2 NADPH plus H plus 2H plus. In this step
2 ADP will get converted into 2 ATP because ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में जो एनर्जी करेंसीज हैं वो कौन कौन सी और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हुई हैं, हमें वो देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। एटीपी कितने यूज हुए, 1 और 2, 2 ATPs used. How many ATPs produced? 2 and 2, 4. 4 ATPs produced and 2 NADH H plus are produced. अब 2 ATPs were used and 4 were produced, so total net gain of ATP is 2 and 2 NADH2 are produced. एनर्जी करेंसी की कैलकुलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कौन सा 6 कार्बन कंपाउंड है, कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इज नोन एज ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज एंड सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल इज नोन एज एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। यहाँ पे आप देखो सेकेंड हाफ में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, NADH2 प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस हुए, जबकि यहाँ पे ATP जो है वो यूज हुआ था, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे। थैंक यू।